हेलो स्टूडेंट्स, निश्चय आईएएस के करंट अफेयर्स प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज करंट अफेयर्स में जो हमारे पास जो टॉपिक है आप देख पा रहे हैं, भारत में मेटाबॉलिक रोगों का बढ़ता खतरा। तो ये इस टॉपिक में हम समझेंगे कि मेटाबॉलिक रोग होता क्या है, ये खतरा क्यों बढ़ रहा है, इसके रीज़न क्या है। और एक रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट के आधार पर यह बोला जा रहा है कि भारत में जो है मेटाबॉलिक रोगों का खतरा, उस रिपोर्ट पे भी हम चर्चा करेंगे कि क्यों जो है खतरा बढ़ रहा है, इसका एडवर्स इफेक्ट क्या लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है, इकोनॉमी पे क्या पड़ रहा है, उस पर भी चर्चा होगी। साथ ही साथ इससे जो इसके जो समाधान क्या हो सकते हैं, उपाय क्या हो सकते हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे। तो बने रहिएगा शुरू से अंत तक। इस वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग आपके लिए टॉपिक होने वाला है और बहुत ही यूजफुल, क्योंकि इससे रिलेटेड जो यूपीएससी में क्वेश्चंस इस तरह के पूछे जा सकते हैं और लास्ट में जो इससे रिलेटेड एमसीक्यू भी करेंगे, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहले इससे संबंधित जो है खबर क्या उसको हम लोग जान लेते हैं। हाल ही में ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज स्टडी 1990 से 2023 के विश्लेषण से यह सामने आया है कि एशिया प्रशांत क्षेत्र में भारत और चीन में मेटाबॉलिक बीमारियों का बोझ सबसे अधिक है। ठीक है, एशिया प्रशांत यानी एशिया पैसिफिक रीजन में जो है ये जो ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज स्टडी ये किया गया, उसमें यह बात सामने आई। 1990 से 2023 के आंकड़ों को इसमें शामिल किया गया है, उसमें यह शामिल आया, उसमें जो ये चीजें निकलकर सामने आई है कि एशिया पैसिफिक रीजन में चीन और भारत ऐसे देश हैं जहां पर जो है इस बीमारी यानी मेटाबॉलिक बीमारियों का जो है सबसे ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं और सबसे ज्यादा जो है बोझ बढ़ रहा है एक तरीके से। यह अध्ययन 1990 से 2023 तक के आंकड़ों का विश्लेषण करता है और 2030 तक के रुझानों में भी अनुमान प्रस्तुत करता है। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं कि मेटाबॉलिक बीमारियां क्या हैं। देखिए, मेटाबॉलिक बीमारियों उन विकारों का समूह है जो शरीर की ऊर्जा के उत्पादन, संग्रहण और उपयोग की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे अब देख लीजिए, मुख्य मेटाबॉलिक बीमारियां क्या है। टाइप 2 डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, मोटापा या उच्च बीएमआई, हाई एलडीएल कोलेस्ट्रॉल और MASLD मेटाबॉलिक डिसफंक्शन एसोसिएटेड स्टेटोटिक लिवर डिजीज, फैटी लिवर इसको कहते हैं। ये बीमारियां मुख्य रूप से जीवन शैली से जुड़ी होती हैं, उन्हें नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का प्रमुख कारण माना जाता है। कहने का मतलब है कि लाइफ स्टाइल से जुड़ी हुई बीमारी है और ये जो इसके खतरे बहुत ज्यादा हैं। जैसे आप जानते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर होने पे या टाइप 2 डायबिटीज होने से आप पे जो है इतना बड़ा हेल्थ रिस्क बढ़ जाता है कि आपको लाइफ को भी लेकर रिस्क बढ़ जाता है। तो ये जो इस तरह के मामले बढ़ रहे हैं तो तमाम लोग जो है इसके शिकार हो रहे हैं। शिकार होने से इस तरह से क्या हो रहा है कि शरीर की जो ऊर्जा उत्पादन होता है, ये सारी जो रोग हैं आपके उत्पादन प्रक्रिया को भी प्रभावित करते हैं। तो इन सारे चीज़ों से बचने के उपाय भी बहुत सारे बताए जाते हैं कि जीवन शैली आपको ठीक करनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए इसके प्रमुख संकेतक क्या है, किस आधार पर इस रोग के बोझ को मापने के लिए कौन कौन से संकेतक को प्रयोग किया गया इस अध्ययन में, इसको भी समझना जरूरी है। डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर, ठीक है, ये कभी कभी पूछ देता है। DALYS क्या होता है, एग्जाम में पूछ देगा, तो इसको पॉइंट आउट किया है मैंने ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ लें। देखिए, यह एक समग्र सूचक है जो दर्शाता है कि समय से पहले मृत्यु के कारण खोए गए वर्ष और बीमारी के साथ बिताए गए जीवन के वर्ष दोनों को मिलाकर कुल रोग भार कितना है। ठीक है, यह आपको ये चीज बताता है कि कुल रोग भार कितना है जीवन को मिलाकर और बीमारी में बिताए गए वर्षों को। उसी तरह मोर्टेलिटी रेट क्या है, किसी विशेष बीमारी के कारण होने वाली मौतों की संख्या। इन दोनों को शामिल करके जो है, इन संकेतों को प्रयोग करके जो है इस अध्ययन को बनाया गया। अब देखिए कि भारत में मेटाबॉलिक बीमारियों की स्थिति क्या है, इसको समझना बहुत जरूरी है। रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारत की स्थिति काफी चिंताजनक है। डायबिटीज लगभग 2.1 करोड़ लोग, ठीक है, जिसमें 5.8 लाख लोगों की मौतें हुई हैं 2023 में। लगभग 6 लाख के आसपास जो है लोग मर गए डायबिटीज से। हाई ब्लड प्रेशर का क्या स्थिति है देख लीजिए, 3.8 करोड़ लोग शिकार हुए, जिसमें से 15.7 लाख यानी 16 लाख के आसपास इनकी मौत हो गई। उसी प्रकार इन आंकड़ों के आधार पर 2023 में भारत को चीन से पीछे छोड़ दिया और एशिया प्रशांत क्षेत्र में मेटाबॉलिक बीमारियों का सबसे बड़ा बोझ वाला देश बन गया। तो जो मेटाबॉलिक बीमारी है, इन आंकड़ों के आधार पर कहा जा सकता है कि भारत चीन को भी पीछे छोड़ दिया। ठीक है, हालांकि मोटापा और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल और फैटी लीवर के मामले में भारत अभी भी चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। कहने का मतलब है कि डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर में हम चीन को पीछे छोड़ दिए हैं, लेकिन मोटापा और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल क्या है कि कोलेस्ट्रॉल अगर होगा तो हार्ट अटैक होने की संभावना बढ़ जाती है, और फैटी लीवर, इन सारे चीजों में जो है भारत अभी दूसरे स्थान पर है।
अब देखते हैं हम लोग कि भारत में जोखिम के कारक क्यों बढ़ रहे हैं। भाई सवाल उठना चाहिए ना कि भाई इतने बड़े संख्या में, इतनी बड़ी संख्या में लोग जो है इस रोग के शिकार हो रहे हैं, तो इसके कुछ रीजन होंगे, उन रीजनों को समझिए। रिपोर्ट के अनुसार भारत में कई जोखिम कारक तेजी से बढ़ रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण है मोटापा और उच्च रक्त बीएमआई, जो हर साल लगभग 2.7 से 2.9 की दर से बढ़ रहा है। सोचिए, बॉडी मास इंडेक्स इसको कहते हैं, बीएमआई और मोटापा, ये लोगों का बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? बॉडी मास इंडेक्स अगर 30 से ऊपर हो गया तो आप असुरक्षित एरिया में चले जाते हैं। अब भारत में जो जिस तरीके से जीवन शैली बदलाव हो रहा है, खान पान की प्रैक्टिस में बदलाव हो रहा है, उससे क्या हो रहा है कि लोगों का बीएमआई बढ़ रहा है। बीएमआई बढ़ने से क्या होगा कि तमाम तरह की जो मोटापा से संबंधित जो बीमारी है वो आपको घर करेगी, और घर करेगी तो आपको नुकसान होगा। ये सारी चीजें, इसके पीछे प्रमुख कारण देखिए, जैसे मैंने बताया, तेजी से बढ़ता शहरीकरण, बैठकर काम करने वाली जीवन शैली, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड जैसे केएफसी लोग खाते हैं, मैकडी जो खाते हैं, इन सब में बहुत ज़्यादा तेल होता है, प्रोसेस्ड फूड होता है। ये शहरीकरण के कारण जो है हर जगह खुल गए हैं, लोगों को आसान लगता है कि गए मैकडी से खरीद लिए, जो है जो भी उसमें मिलता है आपको, मान लीजिए बर्गर, तो ये सारे बर्गर जो चीज़ों को खाते हैं तो उनसे कहीं ना कहीं बीमारी होती है, क्योंकि उसमें प्रोसेस्ड फूड होता है और हाई तेल होता है, सैचुरेटेड फैट्स भी होते हैं। उसी तरह अधिक चीनी, नमक और अस्वास्थ्यकर वसा का उपयोग, इन सारे चीज़ों के कारण जो हो रहा है कि आपको जो है ये सभी कारक मिलकर भारत में मेटाबॉलिक बीमारियों को बढ़ा रहे हैं। तो इसलिए इसको लेकर सचेत रहना चाहिए, ताकि अब तेजी से जो बढ़ता हुआ शहरीकरण है और तमाम जो खाने पीने की जो प्रैक्टिस है वो चेंज हो रही है, तो उसको जो है बदला जाना चाहिए, उस पर कंट्रोल किया जाना चाहिए, तभी जो है मेटाबॉलिक बीमारियों से हम बच पाएंगे। अब देखिए शारीरिक स्वास्थ्य पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। भाई जाहिर सी बात है कि इतनी बड़ी संख्या में जब मेटाबॉलिक बीमारी बढ़ेगी तो उसका जो है शारीरिक स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ेगा। वो उस प्रभाव पे हम चर्चा करते हैं। यह प्रवृत्ति जारी रही तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। स्वास्थ्य सेवाओं पर भारी दबाव होगा, अस्पतालों में भर्ती की बढ़ती संख्या होगी। भाई संख्या ऑलरेडी जो है भारत में मेडिकल फैसिलिटी तो सर्वविदित है, सरकारी मेडिकल फैसिलिटी क्या है, और उस तरीके से अगर इस तरीके से बढ़ता गया तो लोगों का जो है अस्पताल पे भी जो है भर्ती बढ़ेगी, भर्ती की संख्या बढ़ेगी, भार बढ़ेगा। तो स्वास्थ्य सेवा तो ऑलरेडी जो है भारत की जो है चरमराई हुई है, और प्राइवेट हॉस्पिटलों के जो है भरोसे बैठे हुए हैं लोग। तो कहीं ना कहीं ये भी चैलेंज होगा अगर इस तरीके से बढ़ेंगे तो। लंबे समय तक चलने वाला उपचार खर्च, इसमें जो है अब मान लीजिए किसी को शुगर हो गया, किसी को हार्ट डिजीज हो गया, तो इसके जो उपचार संबंधित जो खर्च है ना, वो भी एक चुनौती पेश करता है और आर्थिक जो है दबाव डालता है लोगों पर, और आउट ऑफ पैकेट जो है कहा जाता है खर्च को बढ़ाता है। उसी तरीके से कार्यबल की उत्पादकता में कमी, मान लीजिए कि किसी कोई यंग आदमी को जो मान लीजिए कि 30 साल से 50 साल के बीच है, उस समय जो उसकी प्रोडक्टिविटी हाई होती है, और उसी दौरान जो है ज़्यादातर देखा जा रहा है कि 40 प्लस लोगों को ज़्यादा ये चीज़ें पकड़ रही है, इवन 40 के अंदर भी पकड़ रहा है। तो वो जो उम्र होती है उत्पादकता की उम्र होती है, और उसमें अगर किसी को किस तरह की रोग लग जाता है, ब्लड प्रेशर हो जाता है, शुगर हो जाता है, तो उनकी उत्पादकता कहीं ना कहीं इफेक्टिव होती है। तो इफेक्टिव होगी तो उसके कई एडवर्स इफेक्ट होंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। यह अध्ययन यह भी बताता है कि 2030 तक अधिकांश मेटाबॉलिक जोखिम कारक और बढ़ सकते हैं यदि प्रभावी रोकथाम के उपाय नहीं किए गए। कहने का मतलब यह है कि जो ये अध्ययन किया गया उस आधार पर जो डाटा इसमें प्राप्त हुए हैं, उस आधार पर यह कहता है कि 2030 तक अगर इस पे रोक नहीं लगाया गया, या इसके लिए नीतिगत उपाय नहीं किए गए, या प्रभावी कदम नहीं उठाए गए, तो ये आगे और भी बढ़ेगा, जिससे अल्टीमेटली जो है लोगों की स्वास्थ्य को नुकसान तो होगा ही, भारत के इकोनॉमी पर भी या हेल्थ सेक्टर पर भी भार पड़ेगा। अब देखिए समाधान और नीतिगत उपाय इसके क्या हो सकते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार भारत को एक समग्र सार्वजनिक स्वास्थ्य रणनीति अपनाने की आवश्यकता है। ठीक है, मुख्य उपाय क्या है? स्वस्थ आहार को बढ़ावा देना। सरकार को अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड पर नियंत्रण और चीनी, नमक, वसा की मात्रा कम करने के लिए नीति बनानी चाहिए। ठीक है, सबसे जो जरूरी है कि केवल ये कहने से नहीं होगा कि जीडीपी का जो हेल्थ में जो खर्च है उसको बढ़ा दे सरकार। उसके अलावा जो है वो तो ठीक है, हॉस्पिटल के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए वो जरूरी है, लेकिन उसके अलावा जो आपके जो प्रैक्टिस है, फूड प्रैक्टिस है, उसको नियंत्रित करना भी जरूरी है। जैसे अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड को भी नियंत्रित करना चाहिए, या फिर कम जो है चीनी, नमक और वसा जो डाले वो जो भी प्रोडक्ट हैं उनको, उसमें जो है नियंत्रण का एक उपाय होना चाहिए, एक ऐसा फ्रेमवर्क होना चाहिए जिसके तहत जो है कंपनियां नियंत्रित हो। उसी तरह न्यूट्रिशन लेबलिंग, खाद्य उत्पादों पर स्पष्ट फ्रंट ऑफ पैक लेबल उपभोक्ताओं को बेहतर विकल्प चुनने में मदद कर सकते हैं।
स्क्रीनिंग और प्रारंभिक पहचान, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, मोटापा और फैटी लीवर के लिए बड़े स्तर पर स्क्रीनिंग कार्यक्रम प्राथमिक स्वास्थ्य प्रणाली में शामिल किए जाने चाहिए। कहने का मतलब कि प्राथमिक उपचार से भी कई बार होता है क्या कि शुरुआत में अगर चीज की पहचान हो जाए तो उसको नियंत्रित करना थोड़ा आसान हो जाता है। अब देखिए निष्कर्ष में देखते हैं, मेटाबॉलिक बीमारियां आज भारत के लिए गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती बन चुकी हैं। तेजी से बदलती जीवन शैली, शहरीकरण और स्वास्थ्यकर आहार के कारण यह समस्या और बढ़ रही है। यदि समय रहते निवारक नीतियां, जागरूकता और स्वास्थ्य ढांचे में सुधार नहीं किया गया तो आने वाले वर्षों में इसका आर्थिक और सामाजिक प्रभाव और भी गहरा हो सकता है। इसलिए भारत के लिए आवश्यक है कि स्वास्थ्य नीति, शहरी योजना और पोषण नीति को एकीकृत दृष्टिकोण से लागू किया जाए, तभी जो है इस भयानक जो है बीमारी से, जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि मेटाबॉलिक बीमारियों का जो भारत राजधानी है, यानी कैपिटल ऑफ मेटाबॉलिक डिजीज इसको कहा जा रहा है, तो ये तभी इससे बच सकते हैं जब सरकार की स्पष्ट नीति हो और सरकार की इंटीग्रेटेड नीति हो, ताकि इसको जो है समय रहते हम इस चीजों से बचाव कर पाए। साथ ही साथ एक जो बहुत जरूरी जो चीजें मैं बोलना चाहूंगा, जागरूकता। लोगों को स्वयं अपने लेवल पर जागरूक होना चाहिए, ताकि जो है अपने हेल्थ को लेके जो है जागरूक होना चाहिए। ज़्यादा प्रोसेस फूड नहीं खाना चाहिए, ज़्यादा जो है रेडी टू ईट चीज़ें नहीं खानी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए। ये सारी चीज़ें अपने लेवल पे भी करके आप बच सकते हैं। तो सरकार को इसके लिए तो चलाना ही चाहिए कार्यक्रम, तो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करें। साथ ही साथ जो बाजार में जो चीज़ें मिल रही हैं उस पर भी इस तरह का मैकेनिज्म हो कि वो अपने चीज़ों को लेकर नियंत्रित तरीके से आगे बढ़ें। अब इससे रिलेटेड जो है हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। मेटाबॉलिक सिंड्रोम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह केवल अनुवांशिक कारणों से होता है। इसमें उच्च रक्तचाप, उच्च रक्त शर्करा और पेट के आसपास चर्बी शामिल हो सकती है। यह हृदय रोग के जोखिमों को बढ़ा सकता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से सही है? केवल एक, केवल 2 3, केवल 1 3 और 1 2 3। कृपया करके इसका आंसर देने का कोशिश करें आप लोग कमेंट में। मैं बार बार आपको बोलता हूं कि आप लोग जो भी क्वेश्चंस हो उसका उत्तर जरूर कमेंट में दें। इससे क्या होता है कि टीचर जो पढ़ा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, और यूपीएससी का प्योर कंटेंट है, ठीक है। इस तरह का कंटेंट नहीं है कि आपके लिए कुछ भी हम लेके आते हैं। बहुत मेहनत से इसको हम बनाते हैं, खोज कर बनाते हैं। जो भी न्यूज होता है उसको उससे रिलेटेड होता है, ताकि आपको उसका रिफ्लेक्शन यूपीएससी के सिलेबस में हो। उस तरह से नहीं है कि कुछ भी बना दिए और हवा हवाई करके आपको बता दिए, वो हमारा नहीं होता। हमारा प्रयास होता है कि अगर आप ये देख रहे हैं वीडियो, भले ही 10 लोग ही देखें इस वीडियो को, लेकिन उस 10 लोगों को लाभ हो कि ये जो है क्वेश्चंस इस तरह का आ सकता है, ये टॉपिक हमारे लिए यूपीएससी में हेल्पफुल है। इस तरीके का मैं टॉपिक लेकर आता हूं आपके लिए, ठीक है। हमारा केवल व्यूज पाना हमारा ध्येय नहीं है। हमारा ध्येय है कि वो छात्र जो अंतिम रूप से जो तैयारी कर रहा है उसको भी लाभ हो, ठीक है। तो कृपा करके आप लोग क्वेश्चंस का जो उत्तर आप लोग देने का कष्ट करें और वीडियो शुरू से अंत तक देखें, तभी आपको जो है लाभ होगा। नहीं तो आप लोग होता क्या है कि शुरू में देखते हैं 2 मिनट, उसके बाद देखते ही नहीं है। आप लोग रेडी टू ईट की आप लोगों की आदत हो गई, इसीलिए जो हिंदी मीडियम के लोगों का रिजल्ट नहीं हो रहा है। क्योंकि रेडी टू ईट क्या है, आपको स्पून फीडिंग की आदत जब पड़ जाएगी तो आपका अपना दिमाग जो है काम नहीं करेगा। तो कृपया करके आप लोग प्रश्नों का उत्तर दें, थोड़ा आप जो है कमेंट करें, थोड़ा आप लोग आगे बढ़ के जो करें। जो है निश्चय आईएएस परिवार जो है, मैं लगातार आपके लिए वीडियोस लेके आता रहता हूं, लेकिन कुछ ही लोग जो है इसमें कमेंट करते हैं, कुछ ही लोग जो है आगे बढ़ के आते हैं। ज़्यादातर लोग हैं बस वो सोचते हैं कि बस ठीक है वीडियो बन रहा है। उनसे अपने तैयारी को एक दिशा मिलेगी। आपको जो भी टॉपिक है वहां से जरूर आपको हेल्प मिलेगा। इसका आंसर कृपया करके आप देने का कोशिश कीजिएगा। और आज के लिए इतना ही। कृपया करके जो है चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। आप इससे हमको जो है अपार मोटिवेशन मिलता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू सो मच।